हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैथ की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है कल से, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बेटा। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। अभी मैं मैथ की केवल पेडागॉजी शिक्षण की क्लास ले रहा हूँ। जल्द ही मैं कल या परसों से इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। और सीटेट का मॉडल पेपर, एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज की ई बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें क्लास को, ठीक है। कहता है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वे कौन सी अवस्था में है, ठीक है। यानी कि जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, घटाओ, यानी कि इन सब में क्या है, वो समर्थ है। तो कहता है कि वो कौन से समर्थ है, तो वे विभाजनात्मक अवस्था में है वो, या वो उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, या परिमाणात्मक अवस्था में है। तो बेटा वो किस में है, वो आपका संक्रियात्मक अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम इसे प्याजे से कनेक्ट करें तो प्याजे की जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है, वो 2 से 4 वर्ष तक चलती है। तो पियाजे भी ये कहते हैं कि जो उनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें गणितीय संक्रियाएं यानी कि जोड़, गुणा, भाग पर इनमें बच्चे की क्या आ जाती है, कमांड आ जाती है। तो उसके हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ये बेन हिले से क्वेश्चन है आपका, और बेन हिले का क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के बाद मैंने इसके पूरा बेन हिले का कंप्लीट मैंने लिख दिया है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो वेन हेले के अनुसार वे ज्यामिति के डैश स्तर पर है। कहता है मानसिक चित्र पर है, विश्लेषणात्मक चित्र पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, या औपचारिक निगमन स्तर पर है। तो इसके लिए बेटा मैंने पहले क्या कर दिया है, अच्छे से सब कुछ लिख दी हैं। इसके चारों 5 होते हैं, वैसे मैंने 4 ही लिखे हैं क्योंकि 5 आप में नहीं पूछे जाएंगे। तो मैंने बेन हिले का पूरा कंप्लीट नोट्स जो हैं लिख दिए हैं। तो समझ लेते हैं कि वेन हिले का ज्यामितीय विचार। तो इनकी पहला जो अवस्था होती है चाक्षुषीकरण होती है, जिसे हम मानसिक चित्र, आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे विजुअलाइजेशन। कैसा, विजुअलाइजेशन। इसे हम लेवल 1 कहते हैं और स्तर 1 कहते हैं, ठीक है। अवस्था कौन सी होती है, 1 होती है, लेवल 1 होता है। इस अवस्था में क्या होता है, लेवल 0 में लेवल 0 में इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनकी दिखावट या बुझाव के आधार पर क्या कर लेते हैं, वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली अवस्था में क्या कर सकते हैं बच्चे, दिखावट के आधार पर, यानी कि बच्चों को दिखाकर, और बुझाव के आधार पर, मानेगा यानी कि बुझाव के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं। जैसे कि वो ये बता देते हैं कि 3 भुजाओं वालों को अगर देखा उन्होंने तो वो कह देते हैं सर ये त्रिभुज है। उन्होंने 4 भुजाओं वालों को देखा तो उन्होंने कह दिया सर ये क्वाड्रिलेटर है, यानी कि चतुर्भुज है। तो पहली अवस्था में वो क्या कर लेते हैं, दिखावट बुझाव के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। दूसरी अवस्था में आते हैं हम, ठीक है। दूसरी अवस्था क्या कहती है हमारी, तो दूसरी अवस्था और लेवल 1 आ जाता है हमारा, कहता है विश्लेषण। विश्लेषण इसे हम पढ़ते हैं एनालिसिस। हमें अंग्रेजी में ही याद रखना है क्योंकि हिंदी में इसके काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं, बदली होती हैं। देखो इस स्तर पर क्या होता है, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा उनका चित्रण भी बना लेता है। यानी कि अब गुण के आधार पर, गुण मतलब कैसा होता है, यानी कि अब ट्राइंगल में भी वो गुण, जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि ये ट्राइंगल होता है, अब वो ये भी बता देता है कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, यानी कि उनके गुण भी बता देता है वो, ठीक है। और उनका चित्र भी बना देता है, ठीक है। यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, अब वो ये भी कर लेता है। तीसरी बेटा अवस्था होती है आपकी, तीसरी अवस्था क्या होती है, औपचारिक निगमन, जिसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। ये लेवल 2 होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर समानता और असमानता बता लेते हैं, सूत्र भी याद कर लेते हैं, परंतु सूत्र को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, सूत्र को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। प्रायः ये कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर विकसित होते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका। तो नीचे के जो कौशल हैं आपके वो उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं, विश्लेषण तक ही प्राथमिक स्तर पर आपका आता है।
ठीक, औपचारिक आ जाता है। औपचारिक क्या होता है, जिसे हम फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, लेवल 3 में आ जाता है। कहता है तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों की परिभाषाओं का निर्माण स्वयं से कर लेता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या कर लेता है, परिभाषाएं भी खुद से बना लेता है और प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध भी बता लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। एक नोट लिख दिया है मैंने कि प्रायः ये कौशल 10वीं स्तर पर विकसित होते हैं। कौन से वाले, ये वाले। ठीक, तो आप समझ गए यहाँ का। आपका क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका ये आ गया आपका क्वेश्चन। कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी बेटा दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया वेन हिले का कौन सा था, वो मानसिक चित्रण यानी कि चाक्षुषीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने उसे 404 लिख दिया, यानी कि 44 लिखने को कहा, उन्होंने 404 लिख दिया। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीटेट का, इंपॉर्टेंट भी है। कहता है कि उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही लिख देंगे, यानी कि उनकी कॉपी में केवल आप उत्तर लिख देंगे बस। नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं करेंगे अगर आप एक टीचर हैं। कहता है कि ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। हो सकता है उन्हें उन लोगों के साथ सामूहिक करेंगे जिन्होंने इसे सही से ढंग से सीख लिया है। तो आप क्या करेंगे स्कूल में जाके, जब बच्चों को सीख लेंगे, बच्चों को सौंप देंगे दूसरे बच्चों को, उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे। भाई पता कैसे लगाएगा जब उसे पता ही नहीं है, तभी तो वो नहीं कर पाया है, तभी तो 44 को 404 लिख दिया है उसने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के लिए कारक हो सकता है। कहता है जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या गणित की प्रकृति, या व्यक्ति की क्षमता। तो गणित में कम करने के लिए कारक कौन सा हो सकता है। देखो जेंडर नहीं होगा आपका, ठीक, जेंडर नहीं होगा, गणित की प्रकृति भी नहीं होगी, ना ही व्यक्ति की क्षमता होगी। बेटा जो माहौल होगा, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होगी, यही सबसे ज़्यादा क्या होती है, कम करने का कारक होती है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। कहता है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, या संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, या छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। बिल्कुल बेटा, जब बच्चे को अवसर दिया जाएगा तो बच्चा खुद करके सीखता है, और जब बच्चा खुद करके सीखता है, प्रैक्टिकल करके सीखता है, तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो बच्चे को हमें क्या करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है बेटा, अवसर प्रदान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्ष की विशेषता नहीं माना जा सकता। हमसे पूछ रहा है कि नहीं माना जाता है। देखो गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया चाहिए। बिल्कुल, भाषा और संवाद जो आपस में बातचीत हो रही है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक, उसके बाद ठीक है, अब आपका क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। कहता है शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकता है। बिल्कुल बेटा, शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र जो इंटरेक्शन उसे दिए गए हैं उसकी समझ बना सकता है। कहता है उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तु का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ये गलत है आपका, प्राथमिक साधन के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन कई तरीके से किया जाता है। कहता है गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। बिल्कुल, ये भी ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। गतिविधि वो होता है जिसमें बच्चा खुद कर सीखता है, यानी कि जिसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट करता है। कहता है बच्चों द्वारा शाम पाठ से नकल करवाना। बच्चों से द्वारा जब नकल करवाएंगे तो यहाँ पे गतिविधि नहीं हुई बेटा आपका, ये तो नकल हो गई, ये भी नहीं होगा आपका। बच्चों का अन्वेषण में लगना, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है, इसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। सीटेट में हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है, भले ही हमें उत्तर मिल जाए। शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। भाई ये तो शिक्षक का काम है कि शिक्षक कैसे समझता है, तो इसमें गतिविधि कहाँ से आ गई, ये भी नहीं होगा। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती के वाचन करना, वाचन करने से गतिविधि थोड़ी ना होती है। गतिविधि क्या होती है, उसे भैया अन्वेषण में लगाना। अन्वेषण में लगेगा बच्चा तो खुद करेगा, वहाँ पे क्या होगा, उसे अवसर मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए। तो गतिविधि हमारी ऑप्शन नंबर 2 में मिल रही है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।